बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया, जब से ये मैगी आ गया था ना मार्केट में। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर फौलादी नोट्सों में। और आज की क्लास आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, चाहे वो एसएससी सीजीएल वाले मेरे भाइयों, यानी जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है उन सभी साथियों के लिए जो पेपर देने जा रहे हैं। बधाई नहीं, यहाँ पर मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सभी साथी क्या करेंगे, अच्छे से पेपर देकर आएंगे, क्योंकि आज आपका सीजीएल का जो पेपर है उसमें आप खोपड़ी में छेद करके आना, ठीक है। क्योंकि अपनी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप सभी को पता ही है। और क्वेश्चन आपका शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मातृ मृत्यु दर, तो मातृ मृत्यु दर आप सभी को पता है, जिसे हम MMR के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MMR कह सकते हैं। तो मातृ मृत्यु दर होता क्या है, 1 लाख जीवित बच्चों पर 1 वर्ष में जो मातृ मृत्यु होती है उसे क्या कहते हैं, मातृ मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। ये 2014 और 2016 के मध्य 130 थी, जो घटकर 2018-20 में मात्र 97 रह गई है। तो आप सभी का रखते हैं कि मातृ मृत्यु दर यानी MMR कितना है आपका, 97 है। ये सर्वाधिक आपका कहाँ पर है, तो सर्वाधिक आपका है असम में 195, और न्यूनतम कहाँ पर है, केरल में मात्र 19 यानी कि 19, ठीक है। अब आप सभी को बताया कि इसमें जो आपका गिरावट आया है, यानी ये बेहतरीन जो ग्राफ आया है जो धीरे धीरे कम होता चला गया है ना। ये ग्राफ को कम यानी गिरावट का कारण क्या है, तो एक तो पोषण में सुधार हुआ है महिलाओं की, और इसके साथ साथ आप सभी को पता है यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं। चिकित्सा सुविधाओं में आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल में जाकर ये क्या हुआ है, डिलीवरी वगैरह होने लगी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी भूमिका आपकी कौन निभा रही हैं, तो गाँव की जो आशाएँ होती हैं ये सभी बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभा रही हैं। ये इसी का नतीजा है कि मातृ मृत्यु दर अब घट रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात आई है किसकी मित्रों, तो कुछ ललन टॉप प्रश्न आपके देख लीजिए। जैसे कि 10 की वृद्धि पर ऋणात्मक जो प्रभाव पड़ा था वो किस पर पड़ा था, नागालैंड पर, और कितना, तो -0.6% यहाँ पर क्या पड़ा था, तो यहाँ पर प्रभाव पड़ा था, आप सभी को पता होना चाहिए। आपसे पूछा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, सर्वाधिक घनत्व बिहार का है, सबसे कम घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का मात्र 17। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, केरल में, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 राज्य दिख रहे हैं, एक तो असम दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको केरल। तो केरल की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर में बना हुआ एक राज्य है। खुद का इंटरनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल है। खुद का OTT प्लेटफॉर्म लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। पेपरलेस आपका हाई कोर्ट पहला किसका है, केरल का है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप सभी को पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट ये आपका कहाँ पर पड़ता है, केरल में ही पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री आप सभी को याद रखने हैं, ये हैं आपके पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। इसके साथ साथ आपको दिख रहा है असम। तो असम में बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है वो है आपका माजुली द्वीप। ये जो माजुली द्वीप है ये आपका असम में ही पड़ता है, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि माजुली द्वीप पर आपकी एक जनजाति रहती है, इस जनजाति का नाम है सिरोंग। क्या नाम है, सिरोंग इस जनजाति का नाम है, आप सभी लोग याद रखना। माजुली द्वीप जो कि किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको मैं सारे के सारे क्या कराने वाला हूँ, स्टॉक एक्सचेंज कराने वाला हूँ। यानी अपने भारत के साथ साथ कुछ विदेश के भी आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनके नाम को, उनके सेंसेक्स यानी उनके इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, सेबी द्वारा, सेबी आप सभी को पता है स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। तो हाल ही में इसके द्वारा क्या किया गया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका, जिसे हम शॉर्ट में BSE के नाम से जानते हैं,
इसके हाल ही में नए कार्यपालक जो अधिकारी बने हैं वो बने हैं सुंदर रमन राममूर्ति। कौन बनते हैं? सुंदर रमन राममूर्ति जी यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनते हैं। अब आप सभी को पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1875 में। और एशिया का सबसे पुराना आपका स्टॉक एक्सचेंज है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में। और इसके इंडेक्स को किस नाम से जानते हैं? सेंसेक्स के नाम से जानते हैं हम। इसी प्रकार से आपका है एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको निफ्टी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जापान स्टॉक एक्सचेंज या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को हम किस नाम से जानते हैं? निक्की के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को किस नाम से जानते हैं? डी जोन्स के नाम से जानते हैं। थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज को सेंट के नाम से जानते हैं। इटली के मिवलेट के नाम से जानते हैं। चीन के संघाई कॉम के नाम से जानते हैं। ताइवान का तेन के नाम से जानते हैं। हांगकांग का होंग सेन के नाम से जानते हैं। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज को FTSE के नाम से जानते हैं। ठीक है, FTSE 100 के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये मेहनत पसंद आई होगी, और ये मेहनत आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे जो मैंने आपको ढूंढ कर निकाले बहुत ही मुश्किल से गूगल कर करके आपके सामने रखे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसके लिए मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है अगर यहाँ से बना तो। ठीक है, अगर आपका इस वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बना तो अगली वाली शिफ्ट में यहाँ से बन सकता है, अगली वाली शिफ्ट में यहाँ से बन सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बना एक बार तो आपका यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए इस क्लास को आप देखते हैं, ठीक है, अपना प्यार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गोवा, इसमें हम गोवा स्पेशल पर बात करेंगे, सभी फैक्टों पर गोवा से संबंधित हम बात करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव। अब लूसोफोन, यहाँ पर एक शब्द को जान लीजिए कि लूसोफोन क्या होता है, उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा। तो लूसोफोन का मतलब होता है पुर्तगाली भाषा बोलने वाले जो देश हैं और उन देशों का जो समूह है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये आप सभी को पता है कि पुर्तगालियों की एक कॉलोनी हुआ करती थी गोवा, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में। 3 से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय और भारतीय संस्कृति परिषद, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब कमेंट बॉक्स में मुझे विदेश मंत्री का नाम बता दीजिए क्या है, जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं इनका नाम क्या है। तब तक मैं आप सभी से गोवा संबंधित कुछ बातें कर लेता हूँ। तो गोवा, इसकी राजधानी से स्टार्ट करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? पणजी। क्या है मित्रों? इसकी राजधानी है पणजी। और पणजी गोवा में ही आपको पता होना चाहिए हाल ही में GST संग्रहालय खुलने वाला है। क्या खुलने वाला है? GST संग्रहालय, जिसका नाम क्या होगा? धरोहर। क्या नाम होगा? धरोहर, इसका नाम होगा GST संग्रहालय का। पणजी की अगर बात करें तो पणजी आपका किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। किस नदी पर बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और मांडवी नदी पर भी आपको याद रखना है कि आपका बहुत ही फेमस एक जलप्रपात है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? गोवा की राजधानी पणजी, पणजी में ही आपका GST संग्रहालय खुलने वाला है। ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी मांडवी नदी पर आपका दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, गोवा में ही। इसके बाद बात करें तो गोवा, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है आपका सिग्मो फेस्टिवल। क्या है मित्रों? सिग्मो फेस्टिवल। गोवा में ही आप सभी को याद होना चाहिए कि गोवा में ही सबसे पहले 1510 में किसके द्वारा अधिकार किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा अधिकार किया गया था। और उसके बाद भारतीयों ने 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद पुर्तगालियों को बाहर निकाला था। तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन सेट हो जाता है कि गोवा पर सबसे पहला अधिकार किसने किया और सबसे बाद में यहाँ से कौन गए थे। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? आपका पुर्तगाली ही हो जाएगा। यानी भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, और भारत से सबसे बाद में कौन गए? तो पुर्तगाली ही गए। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका गोवा है। हर घर जल वाला आपका राज्य कौन सा है? गोवा है। इसके बाद आपसे पूछा है कि रेबीज मुक्त आपका पहला राज्य कौन सा है? रेबीज मुक्त पहला राज्य, तो वो भी आपका कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तटीय दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यानी सबसे छोटी जो तटीय सीमा है वो किसकी है? गोवा की है।
ठीक है। और ये सारे पॉइंट आपको अपने गोवा से याद रखने थे। तो आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी आपको मैं कुछ प्रमुख सम्मेलन कराने वाला हूं जो हाल ही में आपके सम्मेलन आयोजित किए गए थे, उनकी एक छोटी सी लिस्ट मैंने आप सभी के लिए बनाई है। आशा करता हूं आपको वो पसंद आएगी। देखिए, G20 का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, आप सभी को पता है कि G20 शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है, ठीक है। और भारत ने इसकी अध्यक्षता स्टार्ट कर दी है 1 दिसंबर 2022 से। तो इसकी जो 18वीं बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? नई दिल्ली में। कहाँ पर होगी? नई दिल्ली, यानी कि अपने भारत में। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लीजिए G20 की। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 19 है ना। और इसमें एक संगठन भी है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। और इस यूरोपियन यूनियन में ही आप सभी को बताया कितने हैं? 27 देश हैं। तो मुझे टोटल करके बताइए कि 27 और 19 आपके कितने हो गए? तो इसमें टोटल देश आपके इतने हो जाएंगे। ब्रुसेल्स है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रुसेल्स में ही है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता, और भारत ने यहाँ पर अपना एक नारा दिया है। नारा क्या दिया है? वसुदेव कुटुंबकम के अनुसार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यहाँ पर क्या दिया गया है? ये नारा दिया गया है, या ये आपकी थीम दी गई है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। 3 शब्द का ये आपका क्या है मित्रों? शब्द है, लेकिन पूरी की पूरी जान रखता है अपने अंदर। G20 से 75% व्यापार हो जाता है, ठीक है। G20 के जो 2 देश हैं आपस में 75% का व्यापार कर लेते हैं। और इन सभी देशों में आपकी 2/3 जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब प्रमुख सम्मेलनों की बात आई है, तो प्रमुख सम्मेलनों पर अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इंडिया केम 2022 जो सम्मेलन आपका हुआ था, इसका 12वां संस्करण था ये। और केमिस्ट्री के लिए इसका हुआ था, रसायन मंत्री थे आपके मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा किया गया था। मनसुख मंडाविया आपके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इनके द्वारा इसकी सम्मेलन को आयोजित किया गया था, ठीक है। क्योंकि केम से बना है आपका केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री आपका कहाँ से बना है? मिस्र की मिट्टी से, ठीक है। इसके बाद क्वाड 2022 की बैठक कहाँ हुई? टोक्यो में। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ हुई? कोलंबो में। G7 की बैठक कहाँ हुई? जर्मनी में। G20 की बैठक कहाँ हुई थी इससे पहले? इंडोनेशिया में, लेकिन अब कहाँ होगी? भारत में। इसके बाद ब्रिक्स की बैठक 2022 की कहाँ हुई? चीन में। इसके बाद कहाँ होगी? साउथ अफ्रीका में। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस इसकी कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर आप कर लेना स्पेन। क्या कर लेना? स्पेन में हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस की जो बैठक हुई थी स्पेन में। SCO की बैठक कहाँ हुई? समरकंद, और समरकंद कहाँ पर है? आपका उज्बेकिस्तान में। GST परिषद की बैठक कहाँ हुई? चंडीगढ़ में। इसके बाद आप सभी को याद रखना है कि जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ था? देहरादून में, ठीक है। आकाश फॉर लाइफ ये आपका सम्मेलन कहाँ हुआ? देहरादून में। अब कल मैंने आपको पढ़ाया था वायु वाला आपका सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका भुवनेश्वर में। कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका आयोजन होने वाला है। जो हमारे 5 तत्व थे मैंने आपको बताया, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सभी क्या थे? आपके 5 तत्व थे, यानी 5 महाभूत थे आपके। उनमें से आकाश का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में। और वायु का कहाँ पर होगा? भुवनेश्वर में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। UNSC की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो UNSC समझते पहले कि UNSC क्या है। तो UNSC में से UN ले लीजिए, UN। अब ये क्या बन गया? आपका संयुक्त राष्ट्र। तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के यानी UN के 6 अंग हैं, और उन्हीं 6 अंगों में से उसका एक अंग है जिसका नाम है UNSC, जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आप कह रहे होंगे कि सर 5 अन्य कौन कौन से हैं? तो इसी में आपका महासभा आ जाता है। कौन सा? महासभा आ जाता है। इसी में आपका न्यास परिषद आ जाता है। इसी में आपका इंटरनेशनल कोर्ट आ जाता है।
इसी में आपका क्या आ जाता है मित्रों, तो इसमें आपका आता है एक आपका इकोसोक आ जाता है। इकोसोक है ना, आर्थिक वाला जो है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे इसको, इकोसोक। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि यूएनएससी है, और यूएनएससी को कहा जाता है विश्व का पुलिसमैन। क्या कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन। यहाँ पर पूरा कर लेना, विश्व का पुलिसमैन इसको कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है 15। कितने सदस्य हैं इसमें? 15 सदस्य हैं। और इन्हीं 15 सदस्यों में 10 तो आपके अस्थायी हैं और 5 आपके कैसे हैं? स्थायी हैं। तो इसको हम 10+5 के नाम से भी जानते हैं, या 5+10 भी कर सकते हैं। तो जो इसमें 5 हमारे पावर हैं, इन 5 देशों को क्या कहा जाता है? वीटो पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो पावर। वीटो पावर में आपके कौन कौन से देश हैं? फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। लेकिन इसके जो अस्थायी सदस्य हैं, उन अस्थायी सदस्यों में आपका सदस्य बना है भारत। ठीक है, भारत 8वीं बार इसका क्या बना है? अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। किसके स्थान पर? इस बार इंडोनेशिया के स्थान पर बना है। तो यहाँ पर भारत की तरफ से आप सभी को पता है कि यूएन में भारतीय प्रतिनिधि कौन है? भारत की तरफ से हैं रुचिरा कंबोज। तो भारत की ओर से जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? रुचिरा कंबोज, दिसंबर माह के लिए। ठीक है, दिसंबर माह के लिए कौन करेंगे? रुचिरा कंबोज, याद रखना। इसी प्रकार से विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि इंटरनेशनल कोर्ट, ये इसका एकमात्र ऐसा अंग है कि जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है। कहाँ पर है? द हैग में। द हैग कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड में। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, और हॉलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता था? डच कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डच। अब बात आई है यूएन की, तो यूएन की पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। कुल देशों की संख्या कितनी है? 193 है। कितनी? 193 है। और इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है कि इसके वर्तमान में हेड कौन है? एंटोनियो गुटारेस। कौन है मित्रों? एंटोनियो गुटारेस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो न्यूयॉर्क से आपको ये सारी बात याद रखनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आप सभी को इंतजार था और मुझे भी काफ़ी बेसब्री से इस क्वेश्चन का इंतजार था, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है। आरबीआई से संबंधित कुछ फैक्ट आपके लिए लिखे हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा खुदरा डिजिटल रुपया को लॉन्च किया गया है। खुदरा आप सभी लोग जानते हैं रिटेल, है ना। तो रिटेल आपका डिजिटल जो रुपया लॉन्च किया है वो किसने किया? आरबीआई ने। इसका नाम होगा ई रूपी। इसमें क्या क्या छपा हुआ है? तो ई छुपा हुआ है, और रुपये का चिन्ह छुपा हुआ है, और आर छुपा हुआ है। आर मतलब रिटेल। ठीक है, रुपया तो रुपया हो गया, और ई हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो ये 4 शहर हैं, इनके 4 शहरों में आपकी 8 बैंक इसके लिए खोली जाएंगी। इसमें कौन कौन से शहर हैं? 4। तो मुंबई है, दिल्ली है, भुवनेश्वर है और आपका बेंगलोर है। मुंबई महाराष्ट्र में है, दिल्ली दिल्ली में है, भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में है, और बेंगलुरु आपका कर्नाटक में है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, आपको आरबीआई संबंधित कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ। देखिए मित्रों, अब आपका अगर आरबीआई से क्वेश्चन बना तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा पक्का वादा है आपसे। तो उसी प्रकार से आप इसको देखना भी और समझना भी। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। अगर आपने कभी से गौर से इसके प्रतीक चिन्ह को देखा हो तो आपको आगे की तरफ क्या दिखाई देगा मित्रों? रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई देगा, और उसके थोड़ा सा पीछे होगा आपका ताड़ का वृक्ष। अगर आपको मौका मिले तो देखना जरूर, है ना, कि आरबीआई का लोगो जो है उसमें आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें। अब इसे क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बैंकों का बैंक यानी आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, अब इसमें आपको 3-4 डेटा याद रखनी है, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में, है ना। इसका अधिनियम कब आया था? माफ करना, इसका अधिनियम आया था 1934 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण यानी भारत में ये कब्जे में आया, तो ये आया 1 जनवरी 1949 को, इसने भारत में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें एक तो गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। कहाँ पर था? कोलकाता में था। लेकिन 1937 में ये कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई में। तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। अब देखते हैं इसके गवर्नरों के बारे में। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन पहले भारतीय गवर्नर पूछे आपसे तो वो थे आपके सीडी देशमुख। 25 में कौन है वर्तमान में? तो वे है शक्तिकांत दास।
मौद्रिक नीति के अध्यक्ष हमेशा गवर्नर ही होते हैं, जो वर्तमान में कौन है आपके शक्तिकांत दास हैं। 24वें गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल की बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट। एक और क्वेश्चन आपके लिए, पहले प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये कौन है आपके? मनमोहन सिंह, यानी हमारे नामाराशी। ठीक है, या हम इनके नामाराशी हैं, ऐसा कर लीजिए, हम इनके नामाराशी हैं, मनमोहन जी। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार का रेगुलेशन कौन करता है? तो ये आरबीआई ही करता है। वित्तीय बाजार का नियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। नोट जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। रुपए का चिन्ह किसने बनाया था? उदय कुमार ने। ये कहाँ के? तमिलनाडु के। मनी ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये भी आपका आरबीआई ही करता है। ठीक है, और मौद्रिक नीति आप सभी को पता है बजट से एक दिन पहले आती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए थे, आरबीआई से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था। इसको और ज़्यादा स्पेशल मैं बनाऊंगा। ठीक है, आप सभी लोग बस पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहना, इसको और स्पेशल मैं बनाने वाला हूँ। जैसे हेमजेनिक्स, हेमजेनिक्स ये दुनिया की सबसे महंगी दवा है आपकी। हेमजेनिक्स, इसकी एक खुराक $35 लाख की है। लगभग 28.58 करोड़ रुपए की एक खुराक है आपकी। 58, देख रहे हैं आप, 28.58 करोड़ रुपए की एक खुराक। अगर हम जैसे गरीबों को ये बीमारी हो जाए तो ज़िंदगी भर इससे सही नहीं करा सकते। ठीक है, अब पता नहीं जिस पर ज़्यादा पैसा होगा उसी को भले ही आपकी बीमारी होती हो, वरना गरीबों को तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती, है ना। देखो, इसका रोग का कारण क्या है? हीमोफीलिया बी, है ना, इसका रोग का कारण है। इसमें होता क्या है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और इसका कारण क्या है? फैक्टर 9 इसका जिम्मेदार होता है। ठीक है, सीधा सीधा याद रखिए कि हेमजेनिक्स जो दवा है ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग करने में सहायक होता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स का नया नाम क्या है? एम पॉक्स। ठीक है, एम पॉक्स, मंकी पॉक्स कहाँ की एक स्थानीय बीमारी है? तो नाइजीरिया की। ठीक है, कहाँ की है? नाइजीरिया। अब नाइजीरिया की बात आई है तो पाम ऑल कंट्री कौन सी है आपकी? मुझे कंट्रीमेंट में बता दीजिए। पहली वैक्सीन आप सभी को पता है चेचक की बनाई थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। अब बात आई है दवाइयों की, बीमारियों की, तो मेरा धर्म कर्तव्य है और आप सभी का धर्म कर्तव्य है कि एक बार सभी बीमारियों से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था बीमारी से संबंधित, एड्स दिवस वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, है ना, एड्स दिवस वाला क्वेश्चन, जो कि हम कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसका पहला केस कहाँ देखा गया था? अमेरिका के लॉस एंजलिस में 1981 में। इसका बाद अगर भारत में कब देखा गया था? 1986 में। और एड्स दिवस को स्टार्ट कर दिया गया 1988 से बनाना। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना। और कमेंट बॉक्स में सभी साथी जल्दी से एड्स के वायरस का नाम बता दीजिए क्या है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, आप सभी को पता है। 1991 में पहली बार बनाया गया था। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। ठीक है, अब ये तो बात होगी आपकी मधुमेह दिवस की। ठीक है, अब देखते हैं मित्रों आप सभी के लिए क्या क्या खास है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपका क्या होता है? मधुमेह होता है, क्योंकि इसमें क्या होने लगता है? जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो ग्लूकोज बढ़ने लगता है। ठीक है, अग्नाशय की बीटा ग्रंथि से निकलता है क्या? आपका इंसुलिन। ये कैसी है? आपकी एक मिश्रित ग्रंथि है। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि जैविक घड़ी, ये पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, जैविक घड़ी। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अगर आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो आपकी कौन सी है? लीवर, यानी कि यकृत। और यकृत जब आपका प्रभावित होता है, कब प्रभावित होता है? जब आपको पीलिया हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फाइट और फ्लाइट, ये कौन सी ग्रंथि आपकी? एड्रिनल ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये आपका हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड्स आपका पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। अब कुछ आपके रोग और उनसे प्रभावित होने वाले अंग हैं आपके सामने, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, पेसेज है, डायरिया है। ये इसमें क्या होता है? आपका आंत प्रभावित होती है। स्कर्वी, इसमें आपके मसूड़े प्रभावित होते हैं। मधुमेह में आपके अग्नाशय, कालाजार में आपका अस्थि मज्जा, मलेरिया और प्लेग में आपकी आरबीसी, निमोनिया और तपेदिक में आपके फेफड़े, और सार्स, इसमें भी आपके फेफड़े, यानी कोविड-19 में भी आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। फफूंदी, ये फफूंदी वाले रोग कौन कौन से हैं?
तो गंजापन है, एथलीट फुट है, दमा है, खाज है, दाद है, ये सब क्या है आपके फफूंदी से होने वाले रोग हैं। तो आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी और आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है व्यापार उत्कृष्टता केंद्र, व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार, केंद्र नहीं, व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार। तो हाल ही में बेस्ट टेक्नोलॉजी पहल के लिए आपका व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है मंथन प्लेटफॉर्म को, यानी मंथन पोर्टल को। इसके लिए क्यों दिया गया है? क्योंकि इसने एसडीजी जो गोल हैं आपके एसडीजी गोल, इन एसडीजी गोलों को क्या किया है, पूरा करने के लिए काम किया है, ठीक है। तो इसके लिए व्यापार उत्कृष्टता केंद्र दिया गया है आपका। अब बात आई है पुरस्कारों की, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाल ही में आपका विटली अवार्ड किसे दिया गया है, विटली अवार्ड किसे दिया गया है। इसके साथ साथ आपका बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसी के साथ यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार, ठीक है। और इसके बाद बताइए मुझे कि लिबर्टी पुरस्कार किसे दिया गया है, लिबर्टी पुरस्कार। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विटली अवार्ड आपका दिया गया है किसे, चारुदत्त मिश्र को। बुकर पुरस्कार सैहान करुणातिलक को दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार ये एंजेला मर्केल को दिया गया है और लिबर्टी पुरस्कार दिया गया है पुष्पराज झुकेगा नहीं, यानी जेलेंस्की को दिया गया है। किसे, जेलेंस्की को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है सुदर्शन चक्र कोर द्वारा, किसके द्वारा, सुदर्शन चक्र कोर द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया गया है। कहाँ पर किया गया, राजस्थान में किया गया है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना, ये आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित युद्धाभ्यास है आपका और राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी आपकी जोधपुर है और वाइट सिटी आपकी उदयपुर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास, जैसे कि वरुण युद्धाभ्यास आपका कहाँ पर हुआ, जोधपुर में, इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है। पिच ब्लैक और काकाडू ये आपका कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। रिमपैक ये आपका हवाई द्वीप में हुआ था। मालाबार युद्धाभ्यास टोक्यो में हुआ था। 4 देश इसमें शामिल होते हैं। सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हाल ही में चीन द्वारा ताइवान के पास किया गया था, जब ताइवान में कौन गई थी, आपकी नेल्सी पेलोसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश पर समझौता किया है ना, यानी भारत में परिवहन के क्षेत्र में निवेश पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विदेश ने काम किया है और इसमें क्या किया है, निवेश पर समझौते के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो वो है आपका दक्षिण कोरिया। थैंक यू दक्षिण कोरिया, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, ठीक है। नागपुर से मुंबई जो आपका एक्सप्रेस वे होगा, यहाँ पर टोल टैक्स को और भी बेहतर बनाने के लिए, है ना, टोल टैक्स जैसी सुविधाएं हैं, इनको और बेहतर बनाने के लिए 245 अरब कोरियाई वॉन दिए हैं, ठीक है। 245 अरब कोरियाई वॉन के लिए समझौता किया गया है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने आप सभी को बताया ओवेर कप जीता है, जो कि महिलाओं का बैडमिंटन कप है। किसने जीता है, दक्षिण कोरिया ने। इसी प्रकार से पूछे दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। क्या राजधानी है, सियोल। और हाल ही में दक्षिण कोरिया के एक राष्ट्रपति बने थे, इनका नाम क्या है, योन सुख योल। क्या नाम है, योन सुख योल। दक्षिण कोरिया में ही आपका एक उत्सव मनाया गया था, है ना, और उस उत्सव में भगदड़ मचने के कारण क्या हो गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसका नाम था हैलीवॉन उत्सव। क्या नाम था, हैलीवॉन उत्सव। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य कौन सी सीमा रेखा है आपकी, तो 38 डिग्री अक्षांश जो है आपका कहाँ पर है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य है, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके प्रमुख नृत्यों पर। क्वेश्चन देखते हैं, बीएसएफ द्वारा 1 दिसंबर को बनाया गया अपना क्या, स्थापना दिवस। ये इसका कौन सा, 58वां स्थापना दिवस था। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड कौन है आपके, पंकज कुमार। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। ऑपरेशन गर्म हवा बीएसएफ के द्वारा। तो पाकिस्तान की तरफ जो बॉर्डर है और इधर बांग्लादेश की जो तरफ बॉर्डर है, उस पर सुरक्षा का कार्य कौन करता है, बीएसएफ करता है। और आप सभी के पास इस बार बीएसएफ को ज्वाइन करने के लिए बहुत तगड़ा अवसर है, तो सभी लोग मेहनत में जुटे रहिए, सभी लोग मेहनत करते रहिए,
लगातार पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि इस बार वैकेंसियों का भंडार आपको मिल चुका है। लगभग 45,000 प्लस आपकी नौकरियां हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचा सकती हैं। अब बात आई है मित्रों किसकी, बीएसएफ की। तो मुझे बताइए एनडीआरएफ के हेड कौन है, एनडीआरएफ के हेड कौन है, ठीक है। इसी के साथ मुझे बताइए एनसीसी के हेड कौन है, ठीक है। इसी के साथ मुझे बताइए कि आपके थल सेना के अध्यक्ष कौन है, वायु सेना के अध्यक्ष कौन है और जल सेना के अध्यक्ष कौन है। इसी के साथ असम राइफल के हेड कौन है, असम राइफल के हेड। ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं। इसी प्रकार से आईटीबीपी के हेड कौन है, ये भी आपको बताना है। तो आईटीबीपी कौन है, आनंद, है ना, आनंद जी। इसके बाद एनडीआरएफ के अतुल करवाल, एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत पाल सिंह। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष हैं आपके मनोज पांडे। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, वीआर चौधरी। और जल सेना के अध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार। और असम राइफल के हेड कौन है, प्रदीप चंदन नैयर। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी गौरव सीरीज की ओर, जिसमें आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ प्रमुख नृत्य। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे बताना जरूर। चलिए मिलते हैं किस पर, प्रमुख नृत्यों की वाली लिस्ट पर। देखिए साथियों, एक तरफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तरफ आपके राज्य हैं और एक तरफ मैंने लिख दिया आपके लिए लोक नृत्य। जैसे उत्तर प्रदेश, इसमें जैता है, चरकुला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कजरी नृत्य, चाचरी नृत्य, ये सब कहाँ के, उत्तर प्रदेश के हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपके कौन कौन से हैं। जैसे तमिलनाडु में देख लीजिए भरतनाट्यम, आपका शास्त्रीय नृत्य भी है, इसके साथ कावड़ी, कुंभी, ये सब कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। उत्तर प्रदेश में आपके और रह गए ऊपर, ये जद्दा रह गया, रासलीला रह गया, नौटंकी रह गया, झूला रह गया, कथक रह गया, ये सब क्या है आपके उत्तर प्रदेश के हैं। इसी प्रकार से केरल के देख लीजिए, केरल में आपका कौन सा है, कथकली है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य में आता है। मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है, थोलाल है, ओट्टम है, ये सब कहाँ पर है आपके, ये आपके केरल में है। गुजरात में अगर आपसे पूछा है गुजरात में कौन कौन से हैं आपके, तो गुजरात के भी देख लीजिए एक बार। गरबा बहुत इंपॉर्टेंट है, गरबा, और आप सभी को पता भी होगा। डांडिया, पणिहारी, टिप्पाणी, रासलीला, ये सब कहाँ के हैं, गुजरात के। असम के देख लीजिए, असम का बिहू है, बिछुआ है, काली गोपाल है, खेल गोपाल है, नागा नृत्य है, नट पूजा, महारास है, ये सब कहाँ के हैं आपके, तो ये हो जाएंगे आपके असम के। राजस्थान के देख लीजिए, राजस्थान के कुछ नृत्य आप सभी को नंबर दिला सकते हैं। जैसे राजस्थान का एक है कालवेलिया, कौन सा मित्रों, राजस्थान का कौन सा है आपका, एक कालवेलिया, और ये कालवेलिया वर्ल्ड हेरिटेज में आपका शामिल है ना। वर्ल्ड हेरिटेज कैसी, अमूर्त धरोहर शामिल है। तो घूमर है आपका, इसमें लिख नहीं पाया हूँ मैं, पणिहारी है आपका, ठीक है, जिंदाद है, सुवनसुई है, और एक फूंदी, ये आपको याद रखनी है। महाराष्ट्र में आपका लावड़ी है, तमाशा है, नकटा है, लेज़म है, ये सब कहाँ पर है आपके, महाराष्ट्र में। मेघालय में देख लीजिए, मेघालय में लाहू है, बांग्ला है। गोवा में देख लीजिए डकनी है, खोल है, मांडी, याद रख लेना मांडी। कर्नाटक में यक्षगान, लाम्बी, और आप केवल यक्षगान रखना और लाम्बी याद रखना, ठीक है। इसके बाद नागालैंड का देख लीजिए चोंग, कौन सा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चोंग, काफ़ी बार पूछा गया परीक्षा में। इसके बाद पंजाब में आप सभी को पता होगा भांगड़ा है, गिद्दा है, ये सब कहाँ के हैं आपके, पंजाब के। डफ और दमान भी याद रख लेना। आंध्र प्रदेश के ये आपका कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य है आपका। मोहिनी अट्टम भी यहाँ पर ही आता है, थोड़ा सा क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद झारखंड देख लीजिए, झारखंड का छऊ मोस्ट इम्पोर्टेंट, विदेशिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। छत्तीसगढ़ का टप्पाली, छत्तीसगढ़ का टप्पाली बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड का झोरा है ना, और एक गढ़वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुमायूं भी आप याद रख सकते हैं। मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है आपका। इसके बाद उड़ीसा का उड़ीसा, उड़ीसा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ओडिसी, शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। सवारी, अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए मखौटा, आप सभी को याद होगा मखौटा। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के राउफ है, राउफ, कौन सा, राउफ। दमाली है, डंडा नाव है, ये सब कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने आप सभी के लिए बनाई थी, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आप सभी के लिए नोट डाउन किए।
और आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, क्योंकि यहाँ से आपका रिवीजन, बेस्ट रिवीजन जो मैंने कराया वो आपको नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक एनर्जी भरा मेरे लिए आप सभी लोग कमेंट छोड़ना है, उसका इंतज़ार मैं आप सभी का करने वाला हूँ। ठीक है, और वीडियो आप ज़रूर इसे देख लीजिए करें, जब आपको समय मिल जाया करें तब ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, रिवीजन के तौर पर ही देख लिया करें, लेकिन देख लिया करें जिससे कि आपका जो रेगुलेशन है वो बना रहे, है ना। आप सभी को पता है कि रेगुलेशन थोड़ा सा बीच में टूट गया था 2 दिन का, क्योंकि फीवर होने के कारण कि बिल्कुल भी जान नहीं थी कि बोल सकूं, है ना। क्योंकि इस प्रकार से मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, यानी उल्टी दस्त वगैरह होने लगी थी कि मैं बोलने में भी सक्षम नहीं था ज़्यादा। लेकिन अब ठीक ठाक हूँ एकदम, आप सभी को पता है, और आप सभी के लिए डेली क्लास अब चलने वाली है। तो ओके, मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।